हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विक्रम कुमार सोनी फ्रॉम IIT ISM धनबाद। आज मैं क्लास 11 का जो एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज मैं उसके आगे का वीडियो बनाता हूँ जो मेरा एटॉमिक मॉडल्स है। ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स। तो एटॉमिक मॉडल्स में कौन कौन एटम का मॉडल दिया था। सबसे पहला जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, फिर रदरफोर्ड ने, फिर बोर्स ने, है ना। और अभी हम लोग क्वांटम मॉडल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहला जो मॉडल है वो किसने दिया था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन, ठीक है, ये 1898 में दिया था। ठीक है, तो थॉमसन जब मॉडल दिया अपना, तो उस टाइम वो अपना इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर चुका था। इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं मैं कि थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो उसको पता है कि एटम में कितना, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितना नहीं बस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको पता कर चुके थे वो, है ना। और ये पता चल गया था कि कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना, ताकि एटम न्यूट्रल रहे। ठीक है, तो क्या बताए, बहुत सिंपल सा मॉडल दिया है ये, बहुत सिंपल ना, कि उस टाइम उसको पता नहीं था कि प्रोटॉन्स होते भी है कि नहीं। ठीक है, सिर्फ क्या पता था इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ओके। तो मॉडल क्या दिया, वो सिंपली बोल दिया कि एटम जो है वो एक पॉजिटिव स्फीयर है। क्या है, एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है। ठीक है, ये पूरा पॉजिटिव स्फीयर है। एटम जो है क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है। ठीक है, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स जस्ट रखा गया है। इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट केप्ट इन इट, बस रख दिए इलेक्ट्रॉन्स, ये सब मेरे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को इसमें रख दिए हैं। कैसे, इसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जस्ट लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। ठीक है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट हम लोग रख दिए हैं। बात समझ, कोई मूवमेंट नहीं, स्टैटिक है पूरा। ठीक, कोई मूवमेंट नहीं, बस रखा गया है। ठीक है, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बस रखा गया है, जस्ट लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। वाटरमेलन पता है कैसा होता है, वाटरमेलन कैसा होता है, ये मैं एक हाफ सपोज वाटरमेलन लेता हूँ, तो इसका मुझे पता है कि ये मेरा रेड पार्ट होता है पूरा वाटरमेलन में, ये मेरा पूरा रेड होता है ना, अंदर में देखूँ पूरा लाल अंदर होता है, और सीड्स क्या होता है, इस तरह का सीड्स वहां पे रखा होता है वाटरमेलन में ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मेरा वाटरमेलन है। ठीक है, तो मैं वाटरमेलन के जो भी तरह रेड पार्ट है वो तरह क्या है, पॉजिटिव है, और जो भी तरह सीड्स है वो क्या, इलेक्ट्रॉन्स है। तो जस्ट लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन, इलेक्ट्रॉन्स आर केप्ट इन द एटम जो पॉजिटिव स्फीयर है। बात समझ गए, है ना। तो इसको हम लोग थॉमसन लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वाटरमेलन भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल या जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, कोई भी एक हम लोग यूज करेंगे इसको, समझ में आ रही है। तो जे थॉमसन मॉडल क्या बताया कि जो एटम है एक पॉजिटिव स्फीयर है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जस्ट रखा गया है। ठीक है, जस्ट लाइक द सीड्स आर केप्ट इन द रेड पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। समझ में आ रही है आप तक। ठीक है, काफी सिंपल बताया गया। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज बताओ। इसका एडवांटेज क्या है कि ये सिर्फ एक ही चीज एक्सप्लेन कर पाया, वो क्या था कि जैसे यहाँ पे जो पॉजिटिव स्फीयर है और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल कैंसल ईच अदर टू फॉर्म ए न्यूट्रल चार्ज या जीरो चार्ज। समझ में आ रही है। तो जो एक कोई एटम लेंगे उसका चार्ज जीरो होता है। ठीक है, चार्ज जीरो होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अंदर ले लिया चार्ज नेगेटिव। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ना बाहर है ना अंदर है तो चार्ज क्या होता है, उसका जीरो चार्ज होता है। समझ में आ रही है ना। तो उसको बोलेंगे वो मेरा एटम क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो उसी तरह ये बताया कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही कितना है, पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू चार्ज ऑफ नेगेटिव, तो दोनों मिलके कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस
कैंसिल हो जाएगा, चार्ज क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो बोल दिया कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। समझ में आ रही है? तो क्या इसका एक एडवांटेज क्या था, मेरिट क्या था? ठीक है, तो ही एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। क्या समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, लेकिन इसका डिमेरिट क्या है? इसका बहुत सारे डिमेरिट्स है। कैसे कैसे? पहले तो ये बताया नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दूसरा बताया नहीं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मूव कर रहा है कौन से पार्ट से मूव कर रहा है, प्लस पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है। ठीक है, प्लस कोई भी मतलब जो न्यूट्रॉन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ बताया ही नहीं है ना? तो बहुत सारे डिमेरिट्स है। कंपाउंड कैसे बन रहा है, चार्जेस कैसे आ रहे हैं, ठीक, कोई +2 चार्ज ही क्यों दे रहा है, कोई +1 चार्ज ही क्यों शो कर रहा है। इससे बात करते हैं सोडियम का, तो सोडियम में +1 चार्ज क्यों होता है, मैग्नीशियम में +2 चार्ज क्यों होता है, तो वो सब कुछ इसमें एक्सप्लेन हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बाद में इसको हम लोग रिजेक्ट कर दिए थे, है ना? ओके, तो इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, अब हम आगे आते हैं रदरफोर्ड का मॉडल पे। आफ्टर दैट हम आते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इसमें होता क्या है, रदरफोर्ड में हम लोग बोलते क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या अल्फा रे पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, इसमें हमेशा क्वेश्चंस आती है। इसमें क्वेश्चन कैसे आती है कि एक्सप्लेन अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद आएगी व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस इन द अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, फिर आएगी व्हाट वाज द कंक्लूजन। ठीक है, और व्हाट वाज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो ये सब आती है। एक और आती है व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो ड्रॉबैक क्या था, तो हम सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। समझ में आ रही है? तो काफी इजी है, ये काफी इजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं, जे थॉमसन से बहुत क्वेश्चन कम आती है, लेकिन बहुत इजी मेथड है वो। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट इंक्लूड हो गया है ना, तो एक्सपेरिमेंट क्या था, उसमें ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसकी कंक्लूजन क्या थी, उसका ड्रॉबैक क्या था, उसका मॉडल क्या था, ये सब क्वेश्चंस में आती है। ठीक है, तो मैं मॉडल लेता हूं। तो पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था। तो एक क्या करता है वो थिन गोल्ड फॉइल लेता है। क्या लेता है? थिन गोल्ड फॉइल, में भी सर्कुलर में भी ट्रेंगुलर। ठीक है, या तो मैं भी एनी शेप। तो ये मैं एक रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसमें वो क्या था, एक अल्फा रे क्या किया था, पास किया था। क्या किया था? एक अल्फा रे पास किया था। तो ये अल्फा रे जो पास किया इसमें, है ना, तो बताओ कि अल्फा रे होता क्या है? अल्फा रे क्या होता है? अल्फा रे हीलियम पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? हीलियम, जिसमें चार्ज क्या होता है, +2। ठीक है, हम बताएंगे चार्जेस कैसे आते हैं, है ना? तो हीलियम का चार्ज कितना है? +2 चार्ज है। ठीक है, उसको हम लोग अल्फा रे बोल रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा आर द पॉजिटिव रेज। तो इसको हम स्ट्राइक कराएं, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके पीछे मैं क्या करता हूं, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल जो ZnS से बना होता है। फ्लोरेसेंट मतलब होता है कि जो स्ट्राइक करने पे वो ग्लो करता है, ब्लूइश या सॉरी ग्रीनिश येलो ग्लो करता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो बोलते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल जो ZnS से बना होता है। बात समझ में आ रही है? तो फ्लोरेसेंट मटेरियल जो मैं इसमें लिया हूं वो क्या करता है, चमकता है, वो ब्लूइश
सॉरी ग्रीनिश येलो ग्लो करता है। जब इसमें अगर कुछ भी स्ट्राइक किया तो वो क्या करता है, ग्लो करता है। ठीक है, यहाँ तक तो मैं इसको ले लिया हूँ, अब स्क्रीन ले लिया हूँ। ठीक है, इसका मैं यूज पहले भी किया हूँ, इसको हम लोग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में यूज किए थे। एनोड के पीछे याद है, एनोड के पीछे में क्या किए थे, इसी में हम लोग मटेरियल को यूज किए थे। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ भी यूज करेंगे कि अगर कुछ भी स्ट्राइक करता है तो वो चमकता है। समझ में आ रही है? ओके, अब क्या हो रहा है, ये मेरा सेटअप है। ठीक है, एक थिन फॉइल जो थिन फॉइल लेते हैं वो 4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर के आसपास लेते हैं। ठीक है, 4 या 5, समझ में आ रही है? जल्दी 5 ले लो। 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, इतना पतला लेते हैं गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो बताइए गोल्ड फॉइल ही क्यों ले रहे हैं हम लोग, ये गोल्ड का ही क्यों ले रहे हैं, ये गोल्ड का ही क्यों ले रहे हैं कि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, सबसे डक्टाइल एलिमेंट या मेटल, सबसे डक्टाइल मतलब क्या होता है, उसको हम लोग थिन वायर में, सबसे ज्यादा थिन वायर में हम उसको कर सकते हैं। या और गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल टू, मतलब उसको हम लोग थिन शीट्स में बना सकते हैं। समझ में आ रही है? जैसे देखो, अगर मान लेते हैं हम लेते हैं, अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं और 1 ग्राम आयरन लेते हैं। ठीक है, अगर उसको हम लोग हथौड़े से पीटते हैं ना तो ज्यादा पतला गोल्ड होता है। ठीक है, हम आयरन से भी ज्यादा पतला गोल्ड को कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसलिए हम क्या किए, गोल्ड को लिए। ठीक है, ओके, अब देखो क्या हो रहा है, तो ये मेरा क्या था, ये मेरा सेटअप था कि अल्फा रेज पास इनटू द थिन गोल्ड फॉइल, है ना, एंड बिहाइंड द गोल्ड फॉइल ए स्क्रीन ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल इज मेड। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग ऑब्जर्व क्या किए, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो पहले इसको बनाएंगे हम लोग, है ना, फिर इसमें हम ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व क्या किए। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या था इसका, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या था, तो पहला ऑब्जर्वेशन था, देखो अगर रेट जा रहा है इसमें, ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं कि इसमें अप्रोक्स 20,000, ठीक है, 20,000 रेज है, क्योंकि एक बीम जाएगा तो बीम में बहुत सारे रेज रहेंगे ना। ठीक है, तो 20,000 रेज मान लेते हैं इसमें, है ना, तो क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि इसे मैक्सिमम रे क्या हो रहा है, मैक्सिमम रे जस्ट स्ट्रेट क्या हो रहा है, पास कर रहा है, जस्ट स्ट्रेट क्या कर रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मुझे ग्लो मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम ग्लो मिल रहा है, मतलब 99% जो ग्लो है वो जस्ट इसके पीछे मिलेगा मुझे। समझ में आ रही है? तो क्योंकि जब लाइट पास किए अल्फा रे का, तो यहाँ पे जस्ट इसके पीछे मैक्सिमम रे जो 99% है, ठीक है, वो यहाँ पे पास हो जा रही है। समझ में आ रही है? ओके, ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पास्ट स्ट्रेट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास्ट स्ट्रेट, मोस्ट में कितना आ रहा है, 99% आ रहा है, याद रखना 99%। ठीक है, और सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि वेरी फ्यू, मतलब बहुत ही कम क्या हुआ ना कि कुछ एंगल से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट होता है, कुछ एंगल से, देखो यहां से कुछ एंगल से क्या किया, डिफ्लेक्ट, कुछ एंगल से क्या हो रहा है, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फ्यू रेज, ठीक है, डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। ठीक है, फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, मतलब हल्का हल्का एंगल से वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफ्लेक्शन का जो रेज है वो कितना होगा, बहुत ही कम, मतलब देखो 99 तो इसी में आ गया। ठीक है, हम 20,000 जहां पे लिया तो कहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये दोनों जो मिला के जो है ना वो 197 to 198 रेज है, मतलब 1% ये बोल सकते हैं कि 197 to 198 जो ये दोनों मिला के, यहाँ भी कुछ डॉट दिखेगा मुझे, यहाँ भी दिखेगा। ठीक है, तो मिला के 197 to 198 रेज जो है कुछ एंगल से क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, मतलब
कि लेस देन 1% क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, है ना। 99% क्या हो रहा है, स्ट्रेट पास कर जा रहा है, और जो 1% है, 1 से थोड़ा सा कम, वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, सेकंड ऑब्जर्वेशन था। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि वेरी फ्यू रेज, बहुत ही ज्यादा कम, मतलब कि एक या दो बाउंस्ड बैक, पीछे आ गया, मतलब गया ऐसे और टकरा क्या हो गया, वापस आ गया, ठीक है। तो ये 1 और 2 है, बस एक या दो रेज ही 20,000 जाना, 20,000 में एक या दो रेज ही वापस पीछे आ गया, ठीक है, बाउंस बैक हो गया। मतलब बोल सकते हैं कि वेरी फ्यू मतलब 1 और 2, ठीक है, बाउंस बैक, ठीक है, वेरी फ्यू रेज बाउंस बैक, मतलब पीछे वापस, जैसे गया वैसे वापस आ गया, समझ में आ रही है। तो 20,000 में एक या दो रेज जो है वापस आ गया, और 197 to 198 रेज जो है कुछ डिफ्लेक्ट किया, और 99% रेज क्या हो रहा है, स्ट्रेट क्या कर गया, पास कर गया, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन थे, समझ में आ रही है यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये आता है तो ये सेटअप लिख देंगे और इसको बना देंगे, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन लिख देंगे। तो या तो अगर बोला जाए कि राइट डाउन ओनली ऑब्जर्वेशन ऑफ द अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो हम सिर्फ इसको लिखेंगे, ठीक है, आगे का कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ रही है ना। अगर बोलेगा कि इसको पूरा बताने के, तो हम आगे जो बता रहे सब बताना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। हम आगे आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इसके कंक्लूजन में कि ये जो ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो उसमें वो कंक्लूड क्या किया, सिर्फ ऐसा तो नहीं बस देख के चलो हाँ ये हो रहा है तो कोई बात नहीं, होता होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि वो देख रहा है कि ऐसा तो हुआ तो क्यों हुआ, इसमें रीजन क्या है, ठीक है, इसके अंदर ऐसा क्या है जिसमें कि रेज डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा क्या है कि मैक्सिमम रेज पास हो गया, ऐसा क्या है जो बाउंस बैक हो गया, ठीक है। तो उसमें वो क्या क्या कंक्लूड किया, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। हम बात करते हैं उसके कंक्लूजन में, समझ में आ रही है। तो बात करते हैं कंक्लूजन। तो सर कंक्लूजन क्या है, व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये मैं ऑब्जर्व हुआ था ना, देखो ऑब्जर्व हुआ था मतलब क्या हो रहा है कि सपोज मेरा ये एटम है, ठीक है, ये एटम है, रेज मेरा आ रहा है, ऐसे में रेज आ रहा है, ऐसे रेज आ रहा है, रेज आ रहा है, ठीक है, ऐसे रेज आ रहा है। तो जो दो मैक्सिमम रेज पास कर गया स्ट्रेट, समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब है ही नहीं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर मैं एक रूम लेता हूं, यहाँ पे एक रूम लेता हूं मैं, एक कमरा है ये, ठीक है, और यहाँ पे खिड़की है ना, यहाँ पे खिड़की है, और सपोज इस खिड़की से मैंने एक बॉल को पास किया, इसमें थ्रो किया, खिड़की से एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं देखा कि ये बॉल डायरेक्ट यहाँ पे जाके लग गई ना, अपोजिट वॉल पे लग गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास में ऐसा कुछ था ही नहीं, कुछ ऑब्स्टेकल ही नहीं था, तो वो टकराता कैसे फिर, बात समझ में आ रही है। देखो जैसे कि अगर बॉल गया और उस वॉल पे टकरा गया, तो मतलब क्या हुआ कि इसका पास में ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं था, तो उसमें वो टकराएगा ही नहीं ना फिर, बात समझ रहे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जब बॉल जब फेंके इसमें हम लोग, यहाँ टकरा में यहाँ पे खाली जगह है, तो सेम इसमें अप्लाई किया वो कि अगर रेज आ रहा है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तभी तो वो रे डायरेक्टली पास कर गया, क्या समझे। एटम है, रेज गया, अगर वहां पे खाली है तभी तो रेज बिना टकराए अपोजिट पास करते हुए इस जो हम लोग स्क्रीन जो लिए थे ZNS का, उस पर जाकर टकरा गया, है कि इसका मतलब क्या हुआ कि पहला ऑब्जर्वेशन से क्या मतलब आया समझ में कि मैक्सिमम स्पेस क्या है एटम का, वो एम्प्टी है, खाली है, समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। तो मैं पहला क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, खाली है, बात समझ लो। मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली, क्योंकि मैक्सिमम रेज जो है वो बिना कोई डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट पास कर गया है, मतलब उसके रास्ते में कुछ आया ही नहीं जिससे वो टकरा सके, ठीक है।
इसलिए तो मैक्सिमम स्पेस क्या है एटम का, वो खाली है। अब आते हैं दूसरे में कि फ्यू रेस डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ठीक है। अब देखो अल्फा रे क्या था, पॉजिटिव था, तो वो डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, हमको पता है कि अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे वो डिफ्लेक्ट किया है, तो पाथ चेंज किया है, पॉजिटिव आया डिफ्लेक्ट किया है, हम जितना पास आ रहा है उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। डिफ्लेक्शन मतलब क्या हुआ, उससे वो दूर भाग रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, बाहर को दूर भेज रहा है। चल देखो लाइट आया ऐसे और यहाँ पे जब आते ही उसको वो रिपल्सन फेस हुआ ना, तो अपना पाथ को वो ऐसे चेंज कर दिया, आप समझ रहे हो। पहले ऐसा आया, ये खुद पॉजिटिव है, ठीक है, ये खुद पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव में आएगा, जब पॉजिटिव में आएगा तो इससे अब ये उसको रिपेल करेगा, तो ये क्या होगा, उससे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि सेंटर में क्या एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहां तक सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज इन द सेंटर, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज इज इन द सेंटर, सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब तीसरा ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलेगा कि वेरी फ्यू, 1 और 2, एक या दो बाउंस बैक, पीछे मतलब क्या हुआ कि जो इसके सेंटर से पास होने वाला था वो क्या हुआ, गया और वापस आ गया, मतलब इसके पास जा ही नहीं पाया, ऐसे गया और वापस ऐसे आ गया, ठीक है। मतलब जो भी सेंटर से पास कर रहा था वो गया और वापस आ गया, समझ गए, ठीक है। तो अब इससे हम क्या पता चलता है, वेरी फ्यू बाउंस बैक, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। देखो एक मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा बॉल है और एक स्मॉल सा बॉल, इतना बड़ा बॉल है, ठीक है, और इतना बड़ा बॉल था और उतना ही बड़ा बॉल ले लिया मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे दो एग्जांपल लिया, ठीक है। ये दोनों अभी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, बोथ हैव वेलोसिटीज 0। तो जब ये लेकिन इसका वेलोसिटीज है, इसका है, ठीक है, तो जब इससे टकराएगा तो क्या होगा, ये इसको बाहर फेंक देगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है ना, है कि नहीं। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो रहा है कि ये इसको अपना वेलोसिटी दे देगा और ये खुद ही रुक जाएगा और ये बाहर चला जाएगा ना, है कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब इसका मास सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर अप्रोक्स में अगर इक्वल मास भी रहेगा या थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी रहेगा तो ये मूव करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये बहुत स्मॉल मास है, ठीक है, तो ये क्या, इसको तो मूव कर नहीं पाएगा ना, ठीक है। तो जितना मोमेंटम से गया वापस उतने ही से आ गया, जितना भी से गया उतने वापस उतने ही से आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही बड़ा मास है, मतलब समझ गए। बाउंस बैक होना मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेंटर में बहुत ज्यादा मास है, ठीक है, क्योंकि हीलियम खुद ही उसमें खुद ही मास होता है, ठीक है। तो जब एक मास अगर रेज अगर जा रहा है और वापस आ रहा, मतलब क्या हुआ कि वहां पे जहां से वो टकराया है उसका मास काफी ज्यादा है। अगर कम मास होता तो क्या होता कि इसको भी वो बाहर निकाल देता, तो उसमें भी वहां पे रेज मिल जाती। बात समझ गए, जो सेंटर जो रेज गई वहां उसके अपोजिट में भी जो ZnS है उसमें भी तेरा क्या होता है, उसमें भी तेरा ग्रो कर जाता, मतलब वहां भी कुछ पार्टिकल मिलता, लेकिन नहीं मिला, मतलब क्या हुआ कि क्या हो रहा है, वो बाउंस बैक हो जा रहा है, मतलब सेंटर को वो मूव नहीं कर पा रहा है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो सेंटर में क्या हो रहा है, मूव नहीं कर पा रहा, मतलब क्या हुआ कि इसमें ज्यादा मास है, मतलब बोल सकते हैं कि मास ऑफ एटम इज इन द सेंटर। अब तुम बोलोगे सर कि चलो मास, तो चलो मान लिया कि चलो मास तो क्या है जरा यहाँ पे बहुत ज्यादा मास, लेकिन ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि एटम का मास थोड़ा सेंटर में है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एटम में, तो मैक्सिमम स्पेस तो खाली है, 99.9% स्पेस खाली है कि नहीं। तो जब पूरा स्पेस खाली है तो जहां पे थोड़ा सा मास रहेगा वही मास तो पूरा एटम का बन जाएगा ना,
है कि नहीं? पूरा मास तो खाली है, पूरा स्पेस खाली है, तो बचा क्या, जो भी थोड़ा सा है वो क्या हो जाएगा, वही तरह एटम का मास हो जाएगा। बात समझ लो। तो एटम मास क्या होता है, हमेशा सेंटर में रहता है, ठीक है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड ही ऐसा साइंटिस्ट था जो उसका नाम न्यूक्लियस दिया था, ठीक है। अब समझ गया यहाँ तक? तो मेरा 3 क्या हुआ, मेरा कंक्लूजन हो गया, ये मेरा 3 ऑब्जर्वेशन हुआ। इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए हम लोग ये 3 कंक्लूड किया, मतलब क्या देखें, क्या बताएं कि मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली है। दूसरा क्या बताएं कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। और तीसरा क्या बताएं कि मास ऑफ एटम जो है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है। अब समझ गए, ठीक है। तो अगर आएगा तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं बताया था, ठीक है, जो मेरा सेटअप था, है ना, उसको बताना है, इसको बताना है, इसको बताना है और इसको बताना है, ठीक है था। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा वो मॉडल क्या दिया अपना मॉडल क्या दिया, समझ रहे हो? तो अब बात करते हैं इसके मॉडल का, ठीक है। तो मॉडल में क्या बताया, तो मुझे पता है कि एक वो जो एटम लिया था, ठीक है, तो पूरा स्पेस खाली है, बीच में चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको वो क्या बोला, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। और इसको बोलता है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस को छोड़ के जो बाकी जगह जो क्या बोलता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें कि व्हाट वाज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बताया वो, ठीक है। तो पहले बात क्या बताया वो बताओ कि जो एटम है वो एक स्फेरिकल है। सर मुझे ये बताओ कि एटम को स्फेरिकल ही क्यों बोल रहे हैं, एटम को स्फेरिकल ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम स्फेयर हैज मिनिमम एनर्जी, मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। अगर हम सपोज 10 लीटर, अगर हम कोई भी सपोज वाटर ले लिए हैं, या अगर सपोज सॉइल ले लिए हैं, ठीक है, मिट्टी ले लिए 10 या 10 केजी मिट्टी ले लिए, अगर बोला जाए कि तुम ऐसा एक शेप बनाओ जिसका सरफेस एरिया सबसे कम रहे, तो तुमको स्फीयर का शेप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्फीयर का जब सरफेस एरिया बहुत ही कम है तो उसका क्या होगा, उसका एनर्जी भी कम होता है, इसलिए एटम क्या लेते हैं, स्फेरिकल लेते हैं। अब समझ में आ गई? ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब वो जो एटॉमिक मॉडल क्या बताया, वो पहले बात वो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, फिर वो ऑब्जर्व किया, फिर वो कंक्लूड किया, ठीक है। और कंक्लूड करने के बाद क्या बताता है, वो क्या बताता है कि पहला पॉइंट कि एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो ये जो है उसका न्यूक्लियस है और बाहर का पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन बोला, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में लाई कर रहा है, इसके सेंटर में लाई करेगा, हैविंग रेडियस 10⁻⁵ मीटर। तो एक बात याद रखना, जो एटम जो होता है वो हमेशा 10⁻10 मीटर के आसपास होता है। मतलब क्या हुआ, अगर इसका हम रेडियस लेना चाहेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हमेशा 10⁻10 मीटर, जिसको हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये 10⁻10 मीटर के आसपास होता है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो रहेगा जिसे 10⁻15 मीटर, बात समझ गए, मतलब सेंटर से यहाँ का ये डिस्टेंस है ना। तो अगर एटम 10⁻10 मीटर में है तो न्यूक्लियस क्या हुआ, 10⁻15 मीटर होगा। तो बहुत ही मतलब क्या हुआ, 10⁻5 टाइम्स छोटा है ना, मतलब तो बहुत ही स्मॉल हुआ ना फिर, ठीक है। तो ये क्या, न्यूक्लियस इज इन द सेंटर हैविंग रेडियस ऑफ अबाउट 10⁻15 मीटर। क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू प्रोटॉन, ठीक है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो जो पॉजिटिव जो चार्ज यहाँ पे दिख रहा है ये किससे है, ये प्रोटॉन के चलते है, और वो कहाँ पे है, न्यूक्लियस में, इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में दिख रहा है वो प्रोटॉन्स के चलते है जो न्यूक्लियस के अंदर है। समझ में आ रही है? फोर्थ पॉइंट क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर न्यूक्लियर रीजन में है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, इस रीजन में है, न्यूक्लियर रीजन में नहीं है, न्यूक्लियर रीजन के बाहर है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में है, जो
सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, जो यहाँ पे ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्या है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में लाइक करता है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। समझ में आ रही है? ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। जो पाथ क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। टू मेक द एटम न्यूट्रल, प्रोटॉन्स का जो नंबर रहेगा वही नंबर किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसलिए क्या हो रहा है, एटम का चार्ज क्या बन जा रहा है, न्यूट्रल बन जा रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस का चार्ज क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कैंसल आउट होके जीरो बन जाता है। तो एटम का चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये मेरा क्या, ये मेरा मॉडल बन गया। ठीक है, एक सिंपली बात करते हैं, मेरा मॉडल बन गया। ठीक है, तो एटम का मॉडल क्या बन गया, एटम क्या हो गया, एक स्फेरिकल एक स्फेरिकल तरह शेप का बन गया। ठीक है, जिसमें कि सेंटर में, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, वहां पॉजिटिव रहेगा और इलेक्ट्रॉन क्या चारों ओर घूमता रहेगा। समझ में आ गई? ठीक है, तो एग्जाम में आता है तो यहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा, है ना, कि उसका अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या था, कंक्लूजन क्या था और उसका मॉडल क्या था। तो ये मेरा 4 क्वेश्चन इसमें बनती है। समझ में आ रही है? ओके, अब इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आती है, ड्रॉबैक्स आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट डाउन पहले कीजिए। तो इसमें आती है इसका ड्रॉबैक। ड्रॉबैक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन बहुत आती है कि व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। तो ऐसा क्या था जो वो बता नहीं पाए, तो काफी हद तक ये बता दिया, काफी हद तक बता दिया कि न्यूक्लियस जो सेंटर में रहता है, प्रोटॉन उसके अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, यहाँ तक बहुत सही बता दिया, लेकिन फिर भी उसमें कोई ड्रॉबैक है कि उसको वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, क्यों नहीं कर पाया, देखो उसको समझने का सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर हम मान लेते हैं, अगर हम लोग एक सपोज ये मेरा एक सर्कुलर रोड है, ठीक है, ये मेरा एक टर्निंग पता है, अगर हम बाइक से जा रहे हैं या फिर सपोज व्हीकल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, और मेरे पास रोड में एक स्फेरिकल या फिर एक टर्निंग आती है जो यहाँ पे जो सर्कुलर टर्निंग है, ठीक है, जो मुड़ रही है ना। तो अगर हम यहाँ पे एक कार मान लेते हैं, है ना, अगर मान लेते हैं कि इसका ये रेडियस r था, है ना, तो क्या होता है कि ऐसे जब ये जाएगा तो मुझे पता है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वहां पे एक फोर्स बाहर की तरफ लगती है कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है कि नहीं, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो फोर्स है बाहर की तरफ लग रही है ना, जिसका वैल्यू क्या होता है mv²/r होता है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। ठीक है, कि अगर इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि v था, रेडियस r था, तो मास अगर स्मॉल m है, एक बॉडी का मास स्मॉल m है, वेलोसिटी v है और रेडियस अगर r है, तो उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा क्या रहेगा, mv²/r रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि अब हम आते हैं एटम में, है ना, एटम में आते हैं कि मेरा ये एटम है और यहाँ पे मेरा मेरा ऑर्बिट है, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका वेलोसिटी v था मान लेते हैं, है ना, इसका मास m मान लेते हैं, है ना, और ये मान लेते हैं यहाँ का इसका रेडियस है। समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन जब वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो बाहर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, mv²/r रहेगा, जो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, और ये फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है, ये फोर्स इससे बैलेंस हो रहा है। अपोजिट जो फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, क्यों अट्रैक्टिव फोर्स है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट इच अदर, है कि नहीं। तो ये फोर्स जो है, ये फोर्स को हम F मान लेता हूँ। ठीक है, पता है इसका वैल्यू क्या होता है, तो हम आगे पढ़ेंगे। दिस फोर्स इक्वल टू K, इसका मास मान लेते हैं कि m1 है, सॉरी मास मतलब चार्ज देते हैं, चार्ज q1 है, चार्ज q2/r², दिस इज कॉल्ड mv²/r। ये मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, ये r में कैपिटल R ले लो, है ना। तो जो फोर्स जो बाहर में लग रहा है क्या है, mv²/r है, अंदर फोर्स क्या लग रहा है, k q1 q2/r²। तो पता है q1 q2 क्या है,
Q2 इज द चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन और Q1 चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। Q1 इसका चार्ज है और Q2 इसका चार्ज है, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है ना। तो इस फोर्स से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बैलेंस हो जा रहा है, तो आराम से इसमें एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। आप समझ गए? तो यहाँ तो बता दिया, चलो हाँ यहाँ पर इस तरह वो उस पाथ में है, ठीक है। लेकिन वो बता क्या नहीं पाया, है ना। मैं बताता हूँ क्या नहीं बता पाया। तो मैक्सवेल ने एक थ्योरी दिया था, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, ठीक है। ये मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताता है कि अगर कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब अगर उस पे कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, विथ एक्सेलरेशन, बात समझ क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय एक्सेलरेशन, नहीं पता है, बताता हूं मैं। देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम होता है। अगर हम v को चेंज करें, इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज द मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज द मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग सब 9th 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो फोर्स इज द मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन में है, ठीक है, तो वो हमेशा एक वेव बाहर निकालेगा, हमेशा उससे एनर्जी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेव, समझ गए। अगर कोई बॉडी एक बॉडी है, अगर इसमें अगर एक्सेलरेशन है, तो इससे हमेशा एक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव बाहर जाएगा, समझ गए। अगर कोई बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो हमेशा एक एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव, समझ गए। तो वही काम इसमें हम अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे देखो, इसमें क्या, देखो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी है डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर वो पहले बॉडी यहाँ पे था, अब जब यहाँ पे आ जाएगा, तो अब इसका स्पीड क्या, इसका जो वेलोसिटी क्या, अब इधर चले जाएगा, ठीक है। पहले इधर था, अब इधर है, तो देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, समझ गए। इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक्सेलरेशन में है, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, एक्सेलरेशन में है। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, ठीक है, ये थ्योरी प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो उसको वो झुठला नहीं सकता, है ना। अगर ये एक्सेलरेशन में है, तो इसमें हमेशा एनर्जी क्या होगा, ये बाहर एनर्जी को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन विल लूज दिस एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और वेव, समझ गए। तो वो एनर्जी को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन में है। क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, पहले v1 था, v2, अब v इज चेंजिंग विथ टाइम, हर पॉइंट में v अलग रहेगा इसका, समझ गए यहाँ तक। तो क्योंकि इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेलरेशन में है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, उसमें क्या होगा, वेव बाहर निकलेगा, ठीक है, एनर्जी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जब एनर्जी बाहर निकलेगा, तो ये वेलोसिटी कम हो गया ना, फिर है कि नहीं, ये जो v कम हो गया, ये v कम हो गया, ठीक है। r तरफ वही है, मास तो वही है, r वही है, चार्जेस तरफ वही रहेगा ना, इसका चार्ज तो चेंज तो नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये फोर्स, देखो ये फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो हो रहा है वो कम हो जा रहा है, बात समझ में आ रही है। अगर ये फोर्स वही है, लेकिन ये कम हो जा रहा है, क्योंकि इसका वेलोसिटी कम हो रहा है, क्योंकि उसमें एनर्जी बाहर निकल रही है। और एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो अगर एनर्जी कम हो रही है, तो वेलोसिटी को भी क्या होगा, कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो एनर्जी इज द हाफ mv², ठीक है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अगर v कम हो रही है, तो एनर्जी भी कम हो रही है, मतलब ना। तो जब v कम हो जाएगी, तो ये कम हो गई, mv²/r, ये जो फोर्स है वो कम हो गया। लेकिन ये तो कम नहीं हुआ ना, क्योंकि ये क्या है, k Q1 जो k इज द कांस्टेंट, ठीक है, कि में कांस्टेंट होता है, वो उस मीडियम पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, किसका चार्ज है, कांस्टेंट इसका चार्ज है, r तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट तो नहीं है, ये कम हो रहा है ना, क्योंकि इसकी एनर्जी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया,
रिपल्सिव फोर्स जो पहले ये दोनों इक्वल था, अब ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, इसको वो पास बुलाएगा ना, तो क्या होगा, पास बुलाएगा तो धीरे धीरे पास बुला रहा है, पास बुला रहा है, बुलाते 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 वो क्या होगा, एक स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए वो क्या होगा, न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। क्या होगा, स्पाइरल पाथ फॉलो करते 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 यहाँ पे गिर जाएगा, मतलब न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, समझ गए। और अगर इलेक्ट्रॉन गिर गया तो एटम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, एटम वॉन्ट एग्जिस्ट, ठीक है, लेकिन एटम तो एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही है। देखो अगर ये बात है तो एनर्जी तो निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो वेलोसिटी तो कम होना है, भी कम होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होना है और अट्रैक्टिव फोर्स को बढ़ना है। जब ऐसा होगा तो इसमें एक स्पाइरल पाथ फॉलो होते हुए क्या होगा, न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा। अब गिर जाएगा तो एटम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है कि नहीं, लेकिन एटम तो एग्जिस्ट करता है। तो ये बात रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा तो होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, तो ये क्यों का वो आंसर नहीं दे पाया था। इसको बोलते हैं दिस इज द ड्रॉबैक फॉर रदरफोर्ड, समझ गए। तो रदरफोर्ड ने इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा तो होना चाहिए था कि इट शुड फॉलो दिस पाथ, इट शुड फॉलो द स्पाइरल पाथ, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पाइरल पाथ, ठीक है, इट शुड फॉलो द स्पाइरल पाथ। तो फॉल अगर ये पाथ फॉलो किया तो इसमें वो गिर जाएगा ना, लेकिन गिर तो नहीं रहा है, तो क्यों नहीं गिर रहा है, तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक फॉर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, समझ गए, है ना। तो इसमें वो लिखना कैसे है, ठीक है, तो ऐसा बोलेंगे, देखो जो बताएं उसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि सिंस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इट विल एक्सपीरियंस ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, and this centrifugal force which is equal to mv square by r is balanced by attractive force, is balanced by attractive force which is equal to k q1 q2 by r square, ठीक है, बात समझ में आ गया। but according to electromagnetic radiation theory the electron will lose its energy in the form of radiation, in the form of wave, ठीक है, this will decrease its velocity, okay, and after decreasing the velocity of the centrifugal force will decrease, ठीक है, after decreasing of the centrifugal force this attractive force will increase as compared to that force. If this force is being increased then it will follow a spiral path towards the nucleus and fall on the nucleus and atom will not exist, but atom is existing, ठीक है, atom exists. So he could not explain this theory, he could not explain this theory, okay, समझ में आ गया यहाँ तक। तो इसको अच्छे से हमको लिखना है ना, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, he could not explain this, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कि पूछा जाएगा ड्रॉबैक क्या होती है, ठीक है, 3 मार्क्स से पूछ दिया जाएगा, तो इसको हमको अच्छे से एक्सप्लेन करना है क्या होती है, समझ में आ गई, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल, है ना। तब तक के लिए सिर्फ पीछे के वीडियोस देखते रहिएगा और इसको देख लीजिएगा, है ना। ओके बाय।